क्यों एक बाप ने अपने बेटों से कहा, सहारे की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है। प्रमोद जी एक सरकारी शिक्षक थे और रिटायर होने में अभी 2 साल बाकी थे, लेकिन उन्होंने अब नौकरी नहीं करने का मन बना लिया था। वो चाहते थे कि अब अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारेंगे और एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल ओपन करेंगे जिसमें गरीब और असमर्थ छात्रों को पढ़ाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में एक बाप की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब तक निभा दिया था। दोनों बेटों की शादी कर दिया था। बेटी भी अपने ससुराल में खुशी से जीवन बिता रही थी। शहर में एक 2 मंजिला मकान बना दिया था। अब उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। उनका सपना बस इतना था कि सालों में 2 या 3 बार पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और बाकी समय में अपने स्कूल को देखेंगे। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही अचानक से उनकी पत्नी सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उन्हें आखिरी स्टेज का कैंसर है और ज़्यादा दिन तक उन्हें बचा नहीं जा सकता। 1 महीने बाद ही उनकी पत्नी सुमित्रा जी स्वर्ग सिधार हो गई। पत्नी के जाने के बाद प्रमोद जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। दिन रात अपनी पत्नी सुमित्रा जी के यादों में खोए रहते थे, क्योंकि एक पत्नी की सबसे जरूरत बुढ़ापे में ही होती है। जवानी तो जैसे तैसे करके कट जाता है। एक दिन रात में सोए हुए थे, उनका मन बहुत विचलित हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनका सर दर्द के मारे फट जाएगा। उन्होंने सोचा कि छत पर जाकर थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेते हैं, उसके बाद आकर सोएंगे। वो छत पर जैसे ही सीढ़ियों से जा रहे थे, उनके कानों में छत से कुछ आदमी और औरतों की बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जैसे ही छत के दरवाजे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि रात के 1 बजे उनके दोनों बेटे और बहुएं छत पर बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वो दरवाजे की ओट में खड़े होकर सुनने लगे कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। उनका छोटा बेटा रजत उनके बड़े बेटे सुमित से कह रहा था, देखो भैया, अब माँ तो रही नहीं। हम बहुत पहले ही अपना सेपरेट फ्लैट लेकर रहना चाहते थे, लेकिन माँ कहती थी कि मैं जब तक जिंदा हूँ सब इकट्ठे रहेंगे। माँ की खुशी के लिए हम लोग यहीं पर रह रहे थे, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने निर्णय किया है कि अगले महीने से हम लोग ये घर छोड़कर किराए के फ्लैट में चले जाएंगे और मैं अपना हिस्सा किराए पर दे दूंगा। बड़ा बेटा सुमित बोला, रजत, सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा हूँ, लेकिन अगर हम दोनों अपने अपने फ्लोर को किराए पर दे देंगे तो बाबूजी कहाँ रहेंगे। तभी रजत की बड़ी भाभी बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है। बाबूजी 6 महीने मेरे घर रहेंगे और 6 महीने रजत के घर। अगर उनका मन हमारे घर रहने का नहीं रहेगा तो ऊपर छत पर ये जो छोटा सा कमरा है, बाबूजी की 4 पाई यहीं पर डाल देंगे और एक नौकर रख देंगे जो बाबूजी की खाना बनाएगा और सेवा करेगा। तभी छोटी देवरानी बोली, मैं तो कहती हूँ कि बाबूजी को ऊपर वाले कमरे में ही शिफ्ट कर दिया जाए और एक नौकर रखने वाला आइडिया सबसे बेहतर है। बाबूजी को एक नौकर के रूप में एक सहारा भी मिल जाएगा। रजत बोला, ये हम बाबूजी पर छोड़ देंगे। बाबूजी को जो अच्छा लगेगा उनके लिए हम कर देंगे। अगर वो हमारे साथ रहना चाहते हैं तो हमारे साथ रहे, या फिर यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ रहे। प्रमोद जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बेटे ऐसे निकलेंगे। उन्हें तो लगता था कि उनके बेटे दुनिया से अलग हैं, अपने माँ बाप के लिए राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, लेकिन अपने कानों से जो सुना उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग आपस में ऐसी बातें करेंगे। अभी इनकी माँ को मरे हुए 1 महीना भी नहीं बीता और ये आपस में घर को बांटने लगे। इन्हें जरा सी भी शर्म नहीं है। उनका बड़ा बेटा सुमित ने रजत से कहा, रजत, तो बात ये फाइनल हुई कि नीचे का फ्लोर तुम्हारा
और उसके बाद वाला फ्लोर मेरा और बाबूजी किसके साथ रहेंगे ये फैसला बाबूजी पर छोड़ देते हैं। सबने इस बात पर हामी भर दी। तभी प्रमोद जी बोले, बेटा अभी कैसे फाइनल हो गया है और तुम लोग होते कौन हो फाइनल करने वाले? ये घर मेरा और सुमित्रा का है। अगर किराए पर भी देना होगा तो मैं किराए पर दूंगा। एक बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देना। लेकिन पढ़ा लिखा तो दिया मैंने, लेकिन शायद तुम्हें मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। तुम दोनों को मैंने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। तुम लोगों को इस घर में रहने का मन नहीं करता है, मत रहो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये घर जब तक मैं जिंदा रहूँगा किराए पर नहीं लगेगा। मैं तो एक स्कूल खोलने के लिए घर किराए पर लेने को सोच रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इस समस्या का हल भी चुटकियों में कर दिया। अब तो मैं इस घर को ही स्कूल बनाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो फैसला कर ही लिया है कि अब इस घर में नहीं रहोगे। बाप होने के नाते मैं तुम दोनों को जहाँ भी घर किराए पर लोगे उसके 1 साल का किराया मैं दे दूंगा। उसके बाद तुम लोगों की जिंदगी जैसे रहना है रहो। ना मुझे तुम्हें 1 रुपये देना है, ना तुम लोगों से मुझे 1 रुपये चाहिए। मुझे जो पेंशन मिलता है उससे मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा खाना कौन बनाएगा, मैं कैसे रहूँगा, तुम लोग बस अपनी सोचो। रजत और सुमित ने जब देखा कि बाबूजी ने सब कुछ सुन लिया है, उनके तो होश ठिकाने आ गए थे। वो बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बाबूजी आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। उन दोनों को लगा अगर ऐसे हम चले जाएंगे तो बाबूजी अपने पेंशन के पैसे और जो रिटायरमेंट में पैसे मिले हैं वो भी हमें नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि माफ़ी मांगकर बाबूजी को मना ले। प्रमोद जी ने कहा, बेटा मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, मैं जो फैसला कर लेता हूँ उस पर अड़िग रहता हूँ और कभी भी उसको तोड़ता नहीं हूँ। और ये मेरा निर्णय है कि अब कल से तुम दोनों सुमित्रा सदन में नहीं रहोगे। 1 सप्ताह के अंदर ही प्रमोद जी ने एक एनजीओ से मिलकर ये घर एनजीओ को दान कर दिया। उन्होंने इस करार पर एनजीओ को ये घर दिया कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वो इस घर में रहते रहेंगे और उसके बाद ये घर ट्रस्ट का हो जाएगा और मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं स्कूल निरंतर चलता रहेगा। बेटे बहू ने कभी नहीं सोचा था कि पिताजी उनके साथ ऐसा करेंगे, नहीं तो वो कभी भी ये घर छोड़ने की बात नहीं करते। इसी को कहा जाता है, चौबे गए छौबे बनने और दोबे बनकर आए। 1 महीने के अंदर ही प्रमोद जी द्वारा खोले गए उस स्कूल में 100 से भी ज़्यादा बच्चे हो गए थे और जो भी बच्चा यहाँ पढ़ने आता था उसकी किताबों से लेकर रहने खाने तक की व्यवस्था प्रमोद जी करते थे। धीरे धीरे उन्होंने शहर के ही और कई बुजुर्गों को भी अपने साथ जोड़ लिए थे जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। सब लोग बच्चों के पढ़ाने में मदद करते थे और आर्थिक रूप से भी प्रमोद जी को सहायता करते थे। प्रमोद जी को अब ये बिल्कुल ही गम नहीं था कि उनके दोनों बेटों ने उनको छोड़ दिया, बल्कि 2 बेटों की कीमत पर उनको सैकड़ों बेटों जो मिल गए थे। कितना अच्छा होता अगर हर बुजुर्ग ऐसा ही सोच ले, फिर वो अपने आप को कभी भी अकेला नहीं पाएगा। उससे ये कभी कमी नहीं खलेगी कि उसके बहू बेटे उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बुजुर्गों को अपने नई दुनिया बसानी ही होगी। इससे 2 जिंदगी संवर जाएगी। एक तो बुजुर्गों को नई जिंदगी मिलेगी और उन बच्चों को भी नई जिंदगी मिलेगी जिसके पास जीवन में पढ़ने लिखने
या आगे बढ़ने का कोई सहारा नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा। मिलते हैं और एक कहानी के साथ, तब तक रहती हूँ नमस्कार।